हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज हम लोग एक पॉइंट रह गया था, ठीक है, उसको भी बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर एक पॉइंट रह गया था। आज उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सभी कुछ लगभग डिस्कस किया है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लिया था पूरी चीज़ें, और हमने ये भी जाना कि ये जो थ्योरी दी गई है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दी गई है। आज उसी में अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ध्यान देना, फ्रॉम वन stationary orbit to क्या, वन स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसे लिखो, बाय absorbing और emitting photon, मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग क्या, फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट। कहने का मतलब क्या है समझना, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ध्यान देना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से उसको एनर्जी मिला, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन एनर्जी मिला उसको, तो वो एक्साइट होके किस में जाएगा, इस वाले ऑर्बिट में। ये क्या है हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट, ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये क्या है हमारा, ये क्या हुआ हमारा, एक्साइटेड स्टेट हुआ, समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एटॉमिक क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पहुंच गया एनर्जी लेकर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक एक्साइटेशन। कि एटम, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल में गया, लोअर लेवल से कहां गया बेटा, हायर लेवल में गया है। क्लियर है सभी को, यहां तक हायर लेवल में चला गया, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि E एक्साइटेड इक्वल टू क्या होगा, E ग्राउंड स्टेट प्लस E रेडिएशन, ठीक है, क्लियर है सभी को। E एक्साइटेड एनर्जी इक्वल टू एडिशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस एडिशन ऑफ क्या, रेडिएशन एनर्जी। क्लियर है यहां तक। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि E एनर्जी ऑफ क्या, हाई एनर्जी जो बोल रहा था मैं, इक्वल टू क्या, ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट पे जो है, प्लस क्या, रेडिएशन वाला। क्लियर है यहां तक, समझ आ रही बात। तो इसको तुम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि E हाई माइनस E ग्राउंड इक्वल टू क्या, SC अपॉन क्या, लेमडा किसका, फोटोन का। तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, देख लीजिए। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया। ये एक्साइटेशन इसलिए बोल रहा हूं कि एक्साइट होके एक लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा। जब भी एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन तो लोअर लेवल से किस में जाता है, हायर लेवल में जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, चलो अब इसमें जरा समझते हैं हम कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसा तो है नहीं कि हर समय हायर एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा। अरे भाई, तुमको तुम्हारे पिताजी ने मारा, ठीक है, मान लो कि तुम पड़ोसी के घर में चले गए गुस्से में, तो ये तो है नहीं ना कि आप वहां पे 2-3 दिन रह लोगे। आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रहोगे, 3 घंटे रहोगे, फिर तुम्हें भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा, तो तुम कहाँ आओगे, अपने घर की तरफ आओगे वापस। तो वही चीज यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइट होके तो कहाँ चला गया, एनर्जी मिला तो एक्साइटेड स्टेट में, बट आफ्टर सम सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ वापस आ जाता है, जहां से गया था वहां पे क्या करता है, वापस आ जाता है। मतलब एक्साइटेड स्टेट से कहां पे वापस आ जाता है, ग्राउंड स्टेट। तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक डी एक्साइटेशन। क्लियर है सभी को, एटॉमिक डी एक्साइटेशन मतलब जितना एनर्जी यहाँ पे रहने के लिए उसके पास था, वो सारा एनर्जी वो इमिट करके कहां आता है, वापस कहां आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पे, जहां से वो गया था। अभी ग्राउंड स्टेट से गया था तो मैं मान के चल रहा हूं कि ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया, ठीक है। और जो एनर्जी इमिट करता है वो किस फॉर्म में करता है, वो रेडिएशन के फॉर्म में करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो ये समझना है सभी को, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यहां तक उतार लो पहले, ठीक है। तो यहाँ डी एक्साइटेशन हुआ है, क्लियर है सभी को। देखो अब थोड़ा इसको और एलोबरेट करके मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे समझो न्यूक्लियस है और ये हमारे क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है। ये अपना 1 2 3 और ये क्या है 4 है, तो ये अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट है। समझ आ रही बात। तो अब देखो, और ये क्या है अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, होगा ना। अब देखो जरा समझो, यहां सब में क्या है, मान लो सभी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, हायर स्टेट में, ठीक है, मतलब ग्राउंड से किसकी तरफ बढ़ रहा है, हायर में, तो ये क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर हायर से किसकी तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, हायर से किसकी तरफ आ रहा है, लोअर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो डी एक्साइटेशन। समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना है हमें यहाँ पे, अब ध्यान देना है हमें यहाँ पे कि अगर मान लो, अगर देखो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है एक्साइटेशन के अंदर एनर्जी क्या कर रहा होगा, एनर्जी क्या कर रहा होगा बेटा, बोलो इंक्रीज कर रहा होगा। और जो बाइंडिंग एनर्जी है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस की तरफ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इस केस में अगर देख लें, डी एक्साइटेशन के केस में, तो जो एनर्जी है अपना वो घट जाता है, बट बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। अब देखो यहां से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, अपना nth आएगा, nth ऑर्बिट आएगा, है कि नहीं। तो तुम समझो कि अगर वहां पे हमें अगर पता करना है कि कौन सा ऑर्बिट है एक्साइटेड का, तो क्या लिखेंगे, n-1 एक्साइटेड स्टेट इसको बोलेंगे। अरे होगा कि नहीं, समझ आ रहा बात। तो nth पे n-1 एक्साइटेड स्टेट होता है। क्लियर है सभी को यह पॉइंट, देख लो, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो सभी लोग जल्दी से नोट डाउन करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को यहां तक, चलो चलो उतार लिया सभी ने, चलो हटाता हूं, ठीक है। ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, पूरी बातें समझनी है। तो ये पूरा हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल का एजम्पशन था, ठीक है। अब जरा आते हैं फर्स्ट जो इसमें हमारे टर्म निकालने हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है।
तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो फर्स्ट टर्म निकालना है हमें वो है हमारा रेडियस। इसका क्या निकालना है? रेडियस ऑफ क्या? nth ऑर्बिट। ध्यान देना सभी लोग, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, अब ध्यान दो, जरा समझो इसको। ठीक है, ध्यान देना। मान लो कि यहां पे क्या है? न्यूक्लियस है, और यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस जो है अपना क्या है? r मान। क्लियर सभी को? और हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं? मान लो कि ये nth ऑर्बिट है, हमेशा इसी के लिए बात करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में। हमने दो एजम्पशन पढ़ा, दो फॉर्मूले देखे। एक देखा mvr इक्वल टू nh/2π, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक ये भी देखा। हमने दो फोर्स देखा था, mv² अपॉन क्या? r इक्वल टू क्या बेटा? kjd² अपॉन क्या? r²। याद है? जहां पे दो फोर्स को इक्विलिब्रियम किए थे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है ये दोनों एजम्पशन? चलो अब जरा ध्यान दो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद है? चलो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो। फ्रॉम ठीक है, फर्स्ट एंड क्या? सेकंड। अब इन दोनों फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं। मैंने लिखा था कि mvr इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? nh/2π लिखा था ना अभी फर्स्ट को। ठीक है, तो क्या मैं v इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं कि v इक्वल टू nh अपॉन 2π mr? देखो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ये भी अभी भी ये एक फर्स्ट इक्वेशन का है, तो इसलिए 1 ही लेके चल रहा हूं। ये मैंने लिखा है, चलो मान लो, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे सेकंड वाले फॉर्मूले को जरा, ठीक है, ये हटाता हूं। देखो सेकंड वाले फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिखा था सेकंड वाला फॉर्मूला? बताओ क्या था? mv² अपॉन r इक्वल टू क्या था बेटा? kjd² अपॉन क्या? r²। यही था। तो देखो r क्या हो जाएगा? r क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि v² इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? बोलो, kjd² अपॉन mr। देखो ये लिख सकता हूं, सेकेंड इक्वेशन को ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं ना। अब मेरे को v ये जो वैल्यू है ना वो यहां पुट करना है, चाहे ये वैल्यू यहां पुट करना है। तो अगर मैं पुट करूंगा इस वैल्यू को, फर्स्ट वाले को सेकंड में पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? बोलो, n² h²। अरे यहां पे रखो तो स्क्वायर है ना v का, तो n² h² क्या हो जाएगा? 4π² m² r² इक्वल टू kjd² अपॉन क्या? mr। देखो कितना इजीली रखा है, ध्यान दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या क्या कट सकता है, उसको काट दो, m और r दोनों उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो r को छोड़ के बाकी सारे टर्म को हम कहां ले जाते हैं? राइट हैंड साइड, और सिर्फ r को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो rn, क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए बात हो रहा था, तो rn इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, n² h² अपॉन क्या ऐसे लिख दूंगा? 4π²। ठीक है, यहां से क्या बचा? mk, देखो ध्यान दो, mk सिंप्लीफाई किया है ze²। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हमारा r nth ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला हुआ। क्लियर है सभी को? ये थर्ड इक्वेशन ये, ठीक है, हमारा n² h² अपॉन 4π² mkze²। n², ये n² है, ध्यान देना, n² h² अपॉन 4π² mkze²। देख लो n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्या होता है? ऑर्बिट। ध्यान देना यही वेरिएबल है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्या? ऑर्बिट। और एक और वेरिएबल है, वो कौन है? ये z। ये क्या होता है?
एटॉमिक नंबर होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या होता है अपना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ठीक है। आगे बाकी सब कांस्टेंट हैं, उसके बारे में भी लिख दूंगा, पहले ये इतना उतार लो। समझ में आया सभी को ड्राइव जो किया है फार्मूला, ठीक है। आपको डेरिवेशन ऐसे जरूरत नहीं होता है एग्जामिनेशन में, नीट वगैरह में या जेईई में, बट हाँ ये स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका यूज आ जाता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो कभी कभी ये पूछ देता है फार्मूला, तो याद रखने का, ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। देख लो सभी लोग, लिख लो जल्दी से, ओके, जल्दी से उतारो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने देखो, वो अभी उधर छोड़ देता हूं मैं, अभी इधर ही रब करके लिखता हूं मैं, ध्यान देना कि मैंने लिखा कि Rn, क्या लिखा मैंने कि Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, क्या लिखा है देखो, 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये लिखा है। मैंने बोला कि बाकी सारे कांस्टेंट है, बस n और z को छोड़ के। हमने बता दिया कि n क्या है और z क्या है। अब देखो मैं काम करता हूं कि जितने कांस्टेंट वैल्यू है ना उनको एक साथ ले लेता हूं। तो क्या क्या कांस्टेंट है, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, और क्या कांस्टेंट नहीं है, n स्क्वायर और z। क्लियर है सभी को। अब h क्या होता है तुम्हें पता है, प्लैंक कांस्टेंट। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। तो इसका वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल, होता है कि नहीं। क्लियर है सभी को। अब देखो पाई का वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो, क्या लेके चलोगे 3.14 ले लो, ठीक है। m मास ऑफ क्या होता है, m क्या है अपना मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, ठीक है। k पता है परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है वैल्यू उसका। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है इतना, बट लिख देता हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी आपको पता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, चार्ज, बोलो 1.6 होता है ना, इंटू 10 टू पावर -90 कूलम। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ठीक है। बट उससे पहले तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस किए कि यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ रहा है सर, कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के, और Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर किसके, 1/z के। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग जल्दी से, ओके। लेट मी चेक कैमरा, या सभी को विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो इतना उतार लिया। अब देखो इधर मैं अभी रब नहीं कर रहा हूँ, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो समझो कि इफ, ध्यान देना, इफ z इक्वल टू 1 फॉर क्या, ध्यान देना, फॉर क्या, हाइड्रोजन एटम, तो Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। मतलब इन कांस्टेंट जो टर्म थे इनका वैल्यू सॉल्व किया गया, तो ये निकल के आया वैल्यू 0.529 इन द एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बात, इंटू n स्क्वायर, क्योंकि z का वैल्यू तो 1 ले लिया हम लोग। इफ ऐसे लिखो, फॉर हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन लाइक अ स्पीसीज, है कि नहीं, ज्यादा बड़ा लिखने से क्या मतलब है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब जैसे मान लो कि हीलियम प्लस है कि नहीं, लिथियम 2 प्लस है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, z भी रहेगा इन द एंगस्ट्रॉम, क्योंकि z का वैल्यू अब क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वेरी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके लिए फॉर्मूला है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लाइक मतलब मान लो कि हीलियम प्लस
लिथियम 2 प्लस, समझ आ रहा है, बेरिलियम 3 प्लस ETC। तो ये देख लो, लिख लो सभी लोग, ये 2 फार्मूला सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, उतार लीजिए। ओके फाइन, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रेडियस के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय, थैंक यू।